हेलो दोस्तों, एक ही क्लासेस में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी ज्योग्राफी के सीरीज में आज हम क्लास 9th का चैप्टर 2 करेंगे, जो है भारत का भौतिक स्वरूप। जैसा कि आप जानते हैं, इस सीरीज में मैं एनसीईआरटी को इस तरह से कवर कर रहा हूं कि हमें कोई नोट्स ना बनाने पड़े और इन्हीं वीडियो से हमारा रिवीजन भी हो सके। यदि आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे अवश्य देख लें। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें एवं नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि मेरे अपलोड्स आपको तुरंत प्राप्त हो सकें। इस चैप्टर में मैं आप लोगों को भारत के विभिन्न भौतिक स्वरूपों से परिचित कराऊंगा और ये पूरा जो चैप्टर है ये फैक्ट्स ओरिएंटेड है और इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू कवर किए गए हैं। ठीक है, जो यूपीएससी और पीसीएस एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं भारत का भौतिक स्वरूप। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप इंडिया के जो विभिन्न क्षेत्रों में लोग रहते हैं वो अपने अपने क्षेत्र के बारे में, भूभाग के बारे में हमेशा परिचित रहते हैं। जैसे कि वो अगर मैदानी क्षेत्र से हैं तो उनको पता है कि हमारे पास विशाल मैदान है, जो आप देख सकते हैं इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक फैला हुआ है। पर्वतीय क्षेत्र से हैं तो पर्वतीय क्षेत्र के बारे में उनको पता ही होगा, पहाड़ी क्षेत्रों के बारे में पता होगा। और यदि वो पठारी क्षेत्र से हैं तो उनको उसके बारे में भी मालूम होगा। तो भारत जो है वहाँ पर हर तरह की भू आकृतियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, स्थलाकृति का मतलब ये होता है कि स्थल की जो विभिन्न आकृतियाँ हैं, ठीक है, जैसे लैंड के जो विभिन्न स्वरूप होते हैं, जैसे पर्वत है, पठार है, मैदान है, मरुस्थल है और द्वीप समूह है, ये विभिन्न भू आकृतियाँ हैं। ठीक है, जो इंडिया में, हमारे देश में हर प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, तो भारत की जो भूमि है बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। यहाँ पर अगर जैसे हम लोग को मालूम है कि जो इंडिया है वो पहले पैंजिया जो आइलैंड हुआ करता था, उसके जब दो टुकड़े हुए, एक था अंगारा लैंड और दूसरा गोंडवाना लैंड। तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा था इंडिया, और फिर जब वो उसने यूरोपियन प्लेट की ओर उसने मूवमेंट करना शुरू किया और ये जो भारतीय प्लेट थी और यूरोपियन प्लेट से टकराती है तो यहाँ पर हिमालय की संरचना बनती है। और इसके बाद ही जो हिमालय की जो 3 श्रेणियां हैं वो क्रमशः आई हैं। सबसे पहले बृहत आई है, फिर लघु आई और फिर शिवालिक आई। ठीक है, आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो पुराना क्षेत्र था, जो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, जो हमारा भारतीय प्रायद्वीपीय जो पठार एरिया है, वो पृथ्वी का प्राचीनतम भाग है, क्योंकि ये पैंजिया के टाइम पे जब अलग हुआ था तब का ये पार्ट है। ठीक है, तो अभी तक ये माना जाता था कि ये बहुत ही स्थिर भाग है, लेकिन इसमें बहुत सारे भूकंप आए हाल ही में। जैसे एक भुज का भूकंप आया था गुजरात के पास, तो वहाँ पर भी पता चला कि यहाँ भी अभी भी हलचल है, मतलब एक्टिविटीज़ भू जमीन के नीचे अभी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो बहुत स्थिर नहीं है वो भी। ठीक है, तो हिमालय में उत्तरी हाल जो उत्तरी मैदान है वो मतलब अभी नवीन आकृति है, स्थलाकृति है, क्योंकि यहाँ से टकराने के बाद जब हिमालय की संरचना हुई उसके बाद फिर ये मैदान बने। नदियों से जो लाए हुए जड़ोल निक्षेप थे, पहाड़ों को काटकर उनकी घाटियां बनाई गई पहाड़ों के बीच में, तो उनसे जो बने निक्षेपों से ये मैदान बने। ठीक है, तो भौतिक जो भूगार्विक जो वैज्ञानिक थे वो अभी भी ये मानते हैं कि हिमालय में अभी भी ग्रोथ हो रही है, हिमालय अभी भी उसकी हाइट बढ़ती जा रही है। जैसे आप लोगों ने अभी रिसेंटली कुछ साल पहले पढ़ा होगा कि एवरेस्ट की चोटी की लंबाई बढ़ रही है, ऊंचाई मतलब बढ़ रही है, और चाइना ने भी उसको अभी मेजरमेंट किया है कि उसकी ऊंचाई में इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो हिमालय की जो पूरी श्रृंखला है, पर्वत श्रृंखला, वो एक युवा स्थलाकृति है, कंटिन्यूसली उसमें वृद्धि देखी जा सकती है, जिसमें अब ऐसा भी नहीं है कि हम लोग देख रहे हैं लगातार, वो कई हजारों सालों में थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हो रही है। मतलब देखेंगे तो 100 साल में 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर ऐसा होगा। ठीक है, जिसमें ऊंचे शिखर हैं, गहरी घाटियां हैं और तेज बहने वाली नदियां हैं। ठीक है, तो ये इंडिया का मैप है, सेम मैप आगे भी है तो उसके बारे में आगे देखेंगे। तो जो उत्तरी मैदान है वो जड़ोल निक्षेपों से बना है, जैसा कि मैंने बताया कि उन नदियों के द्वारा जो पत्थरों, पहाड़ों, पर्वतों से जो काट कर मिट्टी लाई गई उससे ये जड़ोल निक्षेप बने। ठीक है, और प्रायद्वीपीय जो पठार है वो हमारा आग्नेय चट्टान से बना है, जो कि ज्वालामुखी चट्टान है, ज्वालामुखी से उद्गार जो हुआ था उससे बना था। तो जब ये हमारा जो भारतीय प्लेट था, ये जब गोंडवाना लैंड से अलग होकर जब यूरोपियन प्लेट की ओर जब बढ़ता है तो एक रियूनियन आइलैंड की ऊपर से ये निकलता है। तो रियूनियन आइलैंड जो है वो एक हॉटस्पॉट था। ठीक है, हॉटस्पॉट में क्या होता है कि जो ज्वालामुखी लावा का जो गहराई होती है वो नॉर्मल छिछले जो ज्वालामुखी दरार से और गहराई तक जाता है, तो वहाँ पर अधिक क्वांटिटी का लावा ऊपर निकलता है। तो जब अधिक क्वांटिटी का लावा ऊपर निकलता है तो उसका विस्तार काफ़ी लंबे दूरी तक होता है, जिसके कारण ये दक्कन का ट्रैप बनता है, जिसके कारण ये हमारा प्रायद्वीपीय पठार बना है। ठीक है, तो ये ज्वालामुखी चट्टानें हैं इसलिए ये आग्नेय चट्टान है। और इसके बाद जब इनका कटाव हुआ, ठीक है, जैसे मौसम, ताप, जलवायु से परिवर्तन के बाद जब इन चट्टानों में जो कटाव हुआ उससे जो अवसादी सेल बनी, फिर उनसे रूपांतरित सेलों का निर्माण हुआ, तो उससे ये कम ऊंची और पहाड़ी और चौड़ी घाटियों में बना हुआ है। ठीक है, तो जो भारत का जो भौगोलिक वितरण है उसको हम लोग 6 भागों में अध्ययन करते हैं। ठीक,
विस्तृत जब अध्ययन करते हैं तो उसको 6 भागों में अध्ययन करते हैं। एक हमारा जो पर्वतीय श्रृंखला है, दूसरा उत्तरी का मैदान है, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार है, फिर भारतीय मरुस्थल और तटीय मैदान और द्वीप समूह। ठीक है, भारत की जो उत्तरी सीमा है विस्तृत हिमालय से बनी हुई है, जो कि एक वलित पर्वत है और ये युवा पर्वत है क्योंकि हाल ही में बना हुआ है। ठीक है, तो अगर इसका विस्तार देखेंगे तो हम पश्चिम पूर्व में, जैसे यहाँ पर मैप है, तो यहाँ पर देखते हैं कि इस विस्तार में ये इसका जो पश्चिमी हिस्सा है, ठीक है, यहाँ से लेके पूर्व में जाकर यहाँ से फिर ये दक्षिण की तरफ मुड़ता है। ठीक, तो ये पूरा जो विस्तार है ये हमारा हिमालय है। ठीक, तो इसमें जो हमारा जो पश्चिम जो हिस्सा है, पश्चिम हिस्सा में सुलेमान किर्थर की जो पहाड़ियाँ हैं वो भी हिमालय की ही एक शाखा है। ठीक है, और पूर्वी दिशा में फिर ये सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक जो फैला हुआ है ये पूरा हिमालय है। ठीक, मतलब यहाँ पर पश्चिम से लेकर पूर्व तक, सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक हिमालय फैला हुआ है। ठीक है, तो हिमालय जो है विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणियाँ हैं यहाँ पर। ठीक है, हिमालय में जो पर्वत श्रेणी है वो विश्व की सबसे ऊंची है और ये अत्यधिक असम अवरोधों से बना हुआ है। ठीक है, इसमें बहुत विषम अवरोध हैं, बिल्कुल समान रूप से नहीं है। ठीक है, और इसकी जो लंबाई दिख रही है ये जैसे इस तरह से आर्क सा बनाता है, तो इस आर्क की जो लंबाई बनती है वो 2400 किलोमीटर के आसपास बनती है, लगभग 2400 किलोमीटर। ठीक है, और इसमें इस तरफ अगर देखें तो इसमें जो शाखाएं हैं यहाँ पर जो चौड़ाई पड़ती है, अब देखो हिमालय को भी 3 भागों में बांटा जाता है, तो जैसे 3 भागों में बांटा जाता है तो इसमें जैसे ये 3 आर्क बनते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो 3 आर्क जो बनते हैं उसको थोड़ा सा देखते हैं। 3 आर्क जो बनेंगे उसमें एक आर्क ऐसे आएगा, फिर एक आर्क ऐसे आएगा, फिर एक आर्क ऐसे आएगा। तो सबसे पहले जो आर्क बना उसको बोलते हैं हिमाद्री वृहद हिमालय, और इस तरफ से देखते हैं तो इसको बोलेंगे आंतरिक हिमालय। ठीक है, इसको बोलेंगे लघु हिमालय या लेसर हिमालय, और इसको बोलते हैं शिवालिक। ठीक है, तो सबसे पहले ये बना, फिर बना लेसर हिमालय और फिर बना शिवालिक। ठीक है, तो वृहद हिमालय में ही हमारी 3 श्रेणियां पाई जाती हैं, काराकोरम, लद्दाख और जस्कर। ठीक है, काराकोरम, लद्दाख और जस्कर, ये 3 श्रेणियां जो हमारी पाई जाती हैं वृहद हिमालय में पाई जाती है, जिसको हिमाद्री बोला जाता है। ठीक है, तो इसकी जो चौड़ाई है ये 400 किलोमीटर पड़ती है हमारा पश्चिम क्षेत्र में, और अरुणाचल तक जाते जाते पूर्वी भाग में जाते जाती है 150 के आसपास पहुंच जाती है, 150 के आसपास पहुंच जाती है। तो जैसे यहाँ पर ये चौड़ा दिख रहा है, इधर और सकरा होता जाता है, तो जैसे अरुणाचल की तरफ पहुंचते हैं तो यहाँ आप देख रहे हो कि ये बहुत सकरा होता जा रहा है, तो हम इसमें आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा शिवालिक है, कौन सा लेसर हिमालय है, कौन सा वृहद हिमालय। ठीक है, तो इस तरह से हिमालय की संरचना है। एक्चुअली क्या हुआ था कि जब ये जो इस तरह का जो शेप था इंडिया का, तो ये जब यहाँ से टकराता है तो फिर ये इस तरह से मूव करता है यहाँ से ऐसे। ठीक है, तो जैसे हम लोग कोई दरवाज़ा बंद करते हैं, ऐसे मान लो ऐसे ये कोई डोर है और इससे हम लोगों ने उसको बंद किया तो इस तरह से एक आर्क फॉर्म होता है, तो सेम वैसा ही आर्क इस तरह से दरवाज़ा बंद होने पे ऐसा एक आर्क फॉर्म हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो चौड़ाई ज़्यादा है और इस कॉर्नर पे चौड़ाई कम होती जाती है। ठीक है, तो अब इसमें थोड़ा सा अंतर करके देख लेते हैं तो हम लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हिमाद्री जो है, वृहद हिमालय जो है, उसका जो औसत ऊंचाई है, एवरेज ऊंचाई जो है उसका 6000 किलोमीटर के आसपास है, और जो निम्न लघु हिमालय है उसका 3700 लेके 4500 मीटर के आसपास है। शिवालिक जो है बहुत ही कम ऊंचा है, 900 से लेके 1100 मीटर तक, और सेम उसी तरह से इनकी चौड़ाइयाँ भी हैं। तो जैसे चौड़ा हिमालय जो है, जो वृहद हिमालय है, वो सबसे ज़्यादा चौड़ा है, 400 किलोमीटर के आसपास चौड़ाई है उसकी, जो कि हमारे पश्चिमी क्षेत्र में देखी जाती है, और फिर 150 के आसपास हमारे पूर्वी क्षेत्र में पहुँच जाती है। ठीक है, और 50 किलोमीटर के आसपास चौड़ाई पड़ती है हमारी लघु हिमालय की, और 10 से 50 किलोमीटर के आसपास हमारी पड़ती है शिवालिक की। ठीक, और जैसा कि मैंने बताया कि वृहद में हमारी 3 श्रेणियां मुख्यतः पड़ती हैं, काराकोरम, लद्दाख और जस्कर। ठीक है, और लघु हिमालय और जो लेसर हिमालय इसको भी बोलते हैं, तो इसमें 3 श्रेणियां हैं, पीर पंजाल, धौलाधार और महाभारत। ठीक, ये 3 श्रृंखलाएं यहाँ पर मिलती हैं। ठीक, अब इसमें इसको देशांतरी विस्तार के हिसाब से 3 भागों में बांटा गया जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या है कि श्रृंखलाओं के बीच बहुत अधिक जो घाटियाँ पाई जाती हैं, वृहद जो हिमालय है वहाँ पे बहुत अधिक घाटियाँ पाई जाती हैं, तो इसको महान हिमालय, ग्रेट हिमालय या इनर हिमालय या हिमाद्री तीनों नाम से जाना जाता है, और ये अधिक सतत श्रृंखला है। ठीक है, इसमें बहुत कंटिन्यूसली चैन मिलती है। ठीक है, और ये ऊंचाई मैंने बताया। अब देखिए इसमें कुछ ऊंचे शिखर हैं जिनके बारे में ध्यान देना है। तो पीसीएस में कई बार क्वेश्चन आया था कि इनको मैप को बना दिया गया था, मतलब नाम लिख गए थे कौन सी चोटी है, उसमें ये पूछा गया था कौन सी इंडिया में नहीं है। ठीक, तो हमें ये ध्यान रखना है कि कौन सी नेपाल में पड़ती है। जैसे मकालू है, धौलागिरी है, माउंट एवरेस्ट है, ये तो पता ही होगा नेपाल में है, कंचनजंगा इंडिया में पड़ती है, और गुरुला मंधाता ये नेपाल में पड़ती है, अन्नपूर्णा नेपाल में पड़ती है। ठीक, कॉमेट हमारा उत्तरांचल में है, ये इंडिया में पड़ती है, नामचा बरुआ भी इंडिया में है, और नंगा पर्वत भी इंडिया में है, नंदा देवी भी उत्तरांचल में पड़ती है। ठीक, अब महान हिमालय की जो वलय की प्रकृति है वह सममित है। ठीक है, और हिमालय के जो आंतरिक
इस भाग में जो क्रोड है, इसका अंदर कोर जो होता है वो ग्रेनाइट का बना हुआ है। ठीक, तो जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो हम ये जानेंगे कि जैसे जैसे कोई पत्थर के अंदर की लेयर होती है, तो जैसे ज्वालामुखी से बन के नीचे आया तो वो बेसाल्ट से है, और जैसे ही वो और नीचे से ऊपर तरफ बढ़ता है तो उसमें फिल्टर होता है, तो जितना लाइट होगा उतना ऊपर जाएगा। तो ग्रेनाइट जो है बहुत लाइटर होता है एज कम्पेयर टू बेसाल्ट। ठीक है, तो इसलिए जो ऊपर आ गया फिल्टर होके धीरे धीरे करके नीचे डिपॉजिट हुआ और ऊपर बढ़ा, तो उस तरह से उसका नाम, उसका आकार, उसके क्रिस्टल्स में परिवर्तन आता है। ठीक है, तो ग्रेनाइट का ऊपर वाला हिस्सा उसका बना हुआ है। ठीक है, हिमाद्री के दक्षिण में, हिमाद्री का जो दक्षिण, अब जैसे ये बोलें कि ये हिमाद्री है और ये लघु हिमालय है और ये शिवालिक है, तो ये नॉर्थ से साउथ पड़ता है, नॉर्थ से साउथ। ठीक है, ये ग्रेटर हिमालय, ये लेसर हिमालय, ये शिवालिक। ठीक, तो इसमें क्या है कि जो लेसर हिमालय है उसमें बहुत सारे जो संपीड़ित और परिवर्तित शैलों का निर्माण हुआ है। ठीक है, क्योंकि बृहद हिमालय पहले से बन चुका था, उस समय भी जो नदियां थी उनसे कटाव से फिर थोड़ा अवसाद आया, फिर जब दोबारा कंप्रेस हुआ जो भारतीय प्लेट थी, तो उससे फिर लेसर हिमालय का निर्माण होता है। तो ये कम ऊंचा है, 37 से लेकर 45 मीटर तक, 50 किलोमीटर का इसका जो चौड़ाई है, और इसमें 3 श्रेणियाँ पाई जाती हैं, जैसे पीर पंजाल है और धौलाधार है और महाभारत। ठीक है, अब इसमें जो घाटियाँ पाई जाती हैं उसमें कैसे कश्मीर की घाटी है, कांगड़ा और कुल्लू घाटी है। ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है कि कांगड़ा और कुल्लू की घाटियाँ कौन से हिमालय की श्रेणी में आती हैं, कौन से उसमें आती हैं, लेसर हिमालय में आती हैं, शिवालिक में आती हैं कि बृहद में आती हैं। ठीक है, और ये मसूरी, नैनीताल और रानीखेत, ये तीनों उत्तरांचल में पड़ते हैं और ये शिवालिक में आते हैं, शिवालिक श्रेणी में। ठीक है, क्योंकि उनकी ऊंचाइयाँ लगभग 1100-1200 के आसपास पड़ती है। ठीक है, और इसकी जो चौड़ाई है 10 से 50 किलोमीटर से 900 से लेकर 1100 मीटर के बीच में है इसका जो ऊंचाई है औसत, और ये असंपीड़ित अवसादों से बनी है। ठीक है, तो जैसे बृहद से थोड़े जो अवसाद निकले उनसे हमारा लेसर हिमालय बना, और लेसर हिमालय से भी जो अवसाद निकले नदियों द्वारा काटे गए, उसके बाद फिर जो अवसाद निकले उससे फिर जब दोबारा कंप्रेशन होता है तो फिर वो शिवालिक का निर्माण होता है। तो इसमें बहुत सारी जो घाटियाँ हैं उसमें बजरी हैं और जड़ोल जो उसकी मोटी परत है, जो क्योंकि आपको पता है कि जड़ोल मिट्टी क्या होती है, जड़ोल मिट्टी नदियों से पानी की अपर्दन से जो लाई गई मिट्टी होती है उससे जो मिट्टी बनती है उसको जड़ोल मिट्टी कहा जाता है। ठीक है, तो निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच में, ठीक है, जैसे ऐसे करके है, तो ये बृहद हिमालय है, यहाँ पे बीच में घाटियाँ हैं, फिर लेसर हिमालय यहाँ पे बीच में घाटियाँ हैं। ठीक है, तो ये वाली घाटी ऊपर कौन सी, ये बृहद हिमालय वाली घाटियाँ हैं। इसके बाद फिर जो घाटी बनती है ये हमारी ये दून, लंबत दून, ठीक है, लंबत घाटी जो निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच में बनती है। ठीक है, तो इनको दून कहा जाता है, जैसे आपने सुना होगा देहरादून, कोटली दून, पाटली दून। ठीक है, ये सब जो है ये शिवालिक और लेसर हिमालय के बीच की है। ठीक, अब यहाँ पर देखो एक पामीर की गांठ पड़ती है। ठीक है, इस पामीर की गांठ से कई सारी ब्रांचेस निकली, जैसे एक हिंदकुश ब्रांच निकली है। ठीक है, अफगानिस्तान क्षेत्र में ये पड़ती है, और फिर ये कुनलून श्रेणी पड़ती है, और ये सुलेमान किरथर की ये भी उसी का ही एक हिस्सा है, हिमालय भी उसी से जुड़ा है, वहीं से निकलती है, वो भी एक ब्रांच वहाँ से मतलब जुड़ती है। ठीक, तो इस तरह से ये मैप है। अब इसमें देखते हैं उत्तर से दक्षिण तक, जैसे हम लोगों ने नॉर्थ से साउथ बांटा था, नॉर्थ से साउथ हमने हिमालय को बांटा है, वैसे ही जो नदी घाटी है उसके हिसाब से भी जो हमारा हिमालय है उसको बांटा जाता है। ठीक, अब जैसे इसमें बहुत सारी नदियों के हिसाब से उसको बांटा जाता है, तो एक मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैप बना देता हूँ कि यहाँ से जैसे सिंधु निकल रही है, ठीक है, सिंधु निकल रही है, फिर ये एक सतलज नदी निकल रही है, तो जैसे ही इंडिया इसमें हिमालय को काट कर इंटर करती है तो ये जो एरिया बनता है, ठीक है, इस एरिया में जो हिमालय है इसको बोलते हैं पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय। ठीक, यहाँ से फिर एक काली नदी यहाँ पर निकलती है, ये पड़ता है कुमायूं हिमालय। ठीक है, कुमायूं हिमालय, ये पंजाब हिमालय। फिर यहाँ से एक नदी निकलती है तीस्ता। ठीक है, तो तीस्ता और काली के बीच में इसको बोलते हैं नेपाल हिमालय, क्योंकि पूरा का पूरा नेपाल इसी क्षेत्र में आ जाता है। ठीक है, और फिर ये तीस्ता से लेके जो ब्रह्मपुत्र है, जहाँ से ब्रह्मपुत्र इंटर करती है इंडिया में, जिसको दिहांग यहाँ पे दर्रा बनाती है, गार्ज बनाती है। ठीक है, गार्ज ये गहरा गार्ज जैसे यू शेप पे होता है, पर्वतों को काटकर जब नदियाँ बहती हैं तो यहाँ पर इस तरह का एक गार्ज बनाती हैं, तो यहाँ पर एक बनता है दिहांग गार्ज। ठीक है, तो ये गार्ज से लेकर यहाँ तक तीस्ता तक इसको बोलते हैं असम हिमालय। ठीक, उसके बाद फिर ये यहाँ से मुड़ जाता है हिमालय और इस तरह से साउथ की तरफ मुड़ता है, तो इस वाली श्रेणी को बोलते हैं पूर्वांचल। ये पूरा जिसमें मिजो पहाड़ियाँ, ठीक है, मणिपुर की जो और भी पहाड़ियाँ हैं, ठीक, तो वो सब इसमें आती हैं, इसको पूरा एक नाम दिया जाता है पूर्वांचल का, पूर्वांचल की जो पहाड़ियाँ। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो सतलज और सिंधु के बीच में हिमालय का जो है इसको बोलते हैं पंजाब हिमालय, इसके भी अलग अलग नाम है, इसको कश्मीर हिमालय या हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है। ठीक, दूसरा सतलज और काली नदी जो मैंने दिखाया कि नेपाल के ऊपरी हिस्से से बहती है, उसके बीच में जो है उसको बोलते हैं कुमायूं हिमालय। फिर काली और तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालय, और तीस्ता और दिहंग
ठीक है, दिहांग ब्रह्मपुत्र ही है, उसको बोलते हैं हिमालय, जो असम हिमालय। ठीक, अब ब्रह्मपुत्र नदी के जो सबसे पूर्वी सीमा बनाती है दिहांग महागाड, इसके बाद जो हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाता है, इसकी ये भारत की पूर्वी सीमा बनाता है म्यांमार से, तो इनको बोलते हैं पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ी। ठीक है, और ये जो पहाड़ियां हैं ये बलुआ पत्थर और अवसादी सैलों से बनी हुई हैं। ठीक है, और इनमें जो पूर्वांचल में है इसमें पटकाई है, नागा हिल्स, नागालैंड वाली है, मिजोरम वाली है मिजो हिल, और मणिपुर हिल्स और पटकाई। ठीक है, पटकाई हिल्स भी पड़ती है। तो ये पूर्वांचल के जो ब्रांच हैं वो हैं। ठीक है, अब आते हैं उत्तरी मैदान में। ठीक है, हम लोगों ने जो पर्वतीय भाग है उसको पढ़ लिया, अब उत्तरी मैदान में आते हैं। तो उत्तरी मैदान में भी 3 नदियों के हिसाब से इसको बांटा जाता है। एक जैसे यहाँ पर सिंधु है, उसके बाद फिर ये एरिया गंगा का है, फिर ये एरिया ब्रह्मपुत्र का है, तो 3 नदियों के हिसाब से इसको बांटा जाता है। तो जो सिंधु नदी का क्षेत्र है उसमें बहुत सारा क्षेत्र जो हमारा पाकिस्तान में जाता है, उसके बाद जो हमारे जहाँ से गंगा शुरू होती है, तो गंगा में कौन कौन सा क्षेत्र आएगा, दिल्ली का क्षेत्र आएगा, फिर जो हमारा हरियाणा का क्षेत्र आएगा, फिर यूपी का क्षेत्र आएगा। तो इस तरह से पूरा गंगा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा जो बना है क्षेत्र, वो गंगा का मैदान कहा जाता है। ठीक है, तो इसको ऐसे पढ़ते हैं, तो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों से जो बना हुआ क्षेत्र है। ठीक है, अब ये नदियां क्या है कि जड़ों मृदाओं से लाई हैं, जो उन्होंने पर्वतों को काटा है उससे जो बनाई है, जो निक्षेप उन्होंने भरे हैं। ठीक है, जो दरार बीच में अवसादों को उन्होंने भरा हुआ है, तो उसमें जो बड़े बेसिन में जो उन्होंने फिल किया है, उसको उससे क्या होता है, उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो उत्तरी मैदान में लगभग जो उसका विस्तार अगर देखें तो 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, ये फैक्चुअल डेटा आपको एक चाहे तो नोट कर सकते हैं या फिर इसको ही ऐसे याद कर लें और इस वीडियो का रिवीजन दोबारा कर दें। ठीक है, तो 7 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है। ठीक है, तो अब ये लगभग जैसे मैंने बोला था कि जो हिमालय का आर्क है वो 2400 किलोमीटर के आसपास है, तो सेम ऐसे ही क्षेत्र पे मैदान भी इतना किलोमीटर लंबा है और 240 से लेके 320 किलोमीटर तक चौड़ा है। ठीक है, अब नदियां जो अपने साथ अवसाद लेके आती हैं उनसे कई बार क्या होता है कि नदियों के बीच में द्वीप बन जाते हैं, अवसाद का जब जमाव हो जाता है। तो ब्रह्मपुत्र में एक जो आइलैंड है, नदी आइलैंड है मांजुली। ठीक है, ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, अभी इसको डिस्ट्रिक्ट घोषित कर दिया गया है। ठीक है, तो ये सघन जनसंख्या वाला जो मैदानी भाग है बहुत सघन जनसंख्या वाला है। सघन क्यों है, क्योंकि वहाँ का मिट्टी ऐसी है कि वहाँ पर फसलें बहुत अच्छी तरह से उपजाई जा सकती हैं, पानी की उपलब्धता है और अनुकूल जलवायु है, तो वहाँ पर कृषि बहुत अच्छी होती है। इसकी वजह से लोग वहाँ पर बसना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको, और समतल भूमि है तो वहाँ पर घर बनाना, वहाँ पर सड़कें बनाना, वहाँ यातायात के जितने भी साधन है वो बनाना आसान होता है। इस वजह से वो एरिया सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया होता है। ठीक है, तो उत्तरी मैदानों से और उत्तरी जो पर्वत हैं उनसे आने वाली जो नदियाँ हैं वो निक्षेपण का काम करती हैं। ठीक है, क्योंकि पहाड़ों को काट कर जब वो अवसाद लेके आती हैं तो यहीं पर निक्षेप करती हैं। तो कई बार क्या होता है कि नदियाँ जब समुद्र के लेवल तक, ऐसा एक ये प्रिंसिपल है कि अपने तल को प्राप्त करने की कोशिश करती हैं। जैसे मान लो कि समुद्र का लेवल ये है, ठीक है, अब ये पर्वतों से नदियां निकली हैं तो ये इस लेवल तक काटेगी जब तक वो समुद्र के स्तर तक ना आ जाए। तो जैसे जैसे वहाँ से बहते मैदानों को क्रॉस करते वो समुद्र के लेवल पे आती हैं, तो वो उनका जो फ्लो होता है वो बहुत धीरा हो जाता है। तो जब फ्लो धीरे हो जाएगा तो क्या होगा, जैसे ये नदी बह रही है तो यहाँ फ्लो धीरा होगा, तो ये फिर यहाँ पर अवसादों का डिपोजिशन करती जाएगी। यहाँ बनाया, फिर यहाँ पर एक अवसाद बनाया, फिर इधर यहाँ पे अवसाद डिपोजिट किया, तो यहाँ पर नदी जो है ऐसे बहने लगती है। यहाँ पे ये पानी फ्लो हो गया, फिर यहाँ से ये इधर पानी फ्लो हो गया, तो इस तरह से एक नदी विभिन्न उसमें बढ़ जाती है और इनके बीच वाले क्षेत्र में अवसाद डिपोजिट हो जाते हैं, क्योंकि फ्लो इतना नहीं है कि उन अवसादों को बहा पाए। तो उसकी वजह से नदी के बीच में कभी कभी द्वीपों का निर्माण हो जाता है, और ये जब अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग उसमें सरिताएं में बढ़ जाती है तो उसको बोलते हैं वितरिका। ठीक है, वो वितरण से वितरका आए, तो अलग अलग धाराओं में बढ़ जाती है क्योंकि बीच में गाद एकत्रित, सिल्ट जो है एकत्रित हो जाता है। ठीक है, अब देखो एक टर्म आता है द्वाब। ठीक है, तो जैसे एक नदी ये बह रही है और एक नदी ये बह रही है, तो इसके जो बीच का जो क्षेत्र होता है उसको बोलते हैं द्वाब। ठीक है, तो 2 शब्दों से मिलकर बना है, दो और आब होता है पानी, और दो मतलब दो पानी के जो बीच का जो क्षेत्र होता है उसको बोलते हैं द्वाब। ठीक है, और पंज, जैसे पंजाब है, पंज मतलब 5 और आब मतलब पानी, तो 5 नदियों का जो क्षेत्र है, 5 पानियों का जो बीच का क्षेत्र है उसको बोलते हैं पंजाब। ठीक, अब ये उत्तरी का जो उत्तर मैदान है इसको 3 भागों में बांटा जाता है। ठीक, तो जो सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों से बना है पश्चिम का जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं पंजाब का मैदान। ठीक, तो इसमें बहुत बड़ा भाग जो है पाकिस्तान में है, जो सिंधु और इसकी सहायक नदियों से बना है। तो इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, जो 5 नदियां जिनसे पंजाब नाम पड़ा, झेलम है, चेनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलज है। ठीक, ये 5 नदियां। ठीक, तो इससे जो बना हुआ क्षेत्र है वो पंजाब का मैदान है। ठीक है, इसके बाद मैदान के इस भाग को दोआबों की जो संख्या है इस भाग में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 5 नदियां हैं तो बहुत सारा क्षेत्र है जो नदियों के बीच में है, मतलब 2 पानी के बीच का क्षेत्र यहाँ पर बहुत है। ठीक है, तो यहाँ पर कहा जाता है कि ये मैदान ऐसा है जहाँ पर दोआबों की संख्या सबसे ज़्यादा पाई जाती है, पंजाब का मैदान जिसको बोलते हैं। ठीक, अब गंगा के मैदान का विस्तार जो है, ठीक, घग्गर नदी और तिस्ता नदी के बीच, तिस्ता नदी वही जो मैंने बोला था सिक्किम के पास से निकल के वाकई ब्रह्मपुत्र में मिलती है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा मैप में देख लेते हैं।
ये यहाँ पर सिक्किम है, सिक्किम के पास से निकल के नदी ब्रह्मपुत्र में मिलती है। तो ये जो तीस्ता नदी है और यहाँ से गंगा का क्षेत्र शुरू होता है। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक का एरिया है, ठीक है, यहाँ पर ये भी इनकी सहायक नदियाँ भी उसी में आएंगी। तो ये जो क्षेत्र बनता है इसको बोलते हैं गंगा का मैदान। ये जो क्षेत्र है, ठीक, इसको बोलेंगे गंगा का मैदान। ठीक, तो गंगा का मैदान जो है घग्गर और तीस्ता नदियों के बीच का क्षेत्र है। इसमें हरियाणा आता है, दिल्ली आता है, उत्तर प्रदेश आता है, बिहार, झारखंड, कुछ पश्चिम बंगाल का भी कुछ क्षेत्र आता है। और ब्रह्मपुत्र का मैदान जो है पूरा, जो अगर देखें विशेषता जो है असम पे स्थित है। ठीक, तो उत्तर के मैदानों की व्याख्या, मतलब ये कहा जाता है कि मैदान जो है हमेशा मतलब उसमें उच्चावच की कमी होती है और वो समतल होते हैं। तो ऐसा नहीं है, मैदानों में भी भौगोलिक आकृतियों में विविधता देखी जाती है। तो अब उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि कौन कौन सी विविधता मैदानों में देखी जाती है। ठीक, तो एक मैंने यहाँ पे मैप के हिसाब से थोड़ा सा बताया था फिगर में, चलो मैं यहाँ पे थोड़ा सा बना देता हूँ। क्या है कि जैसे ये पर्वत हो गए, ठीक है, तो पर्वतों से निकल कर जब नदियाँ आती हैं तो पर्वतों से जो गिरते रहते हैं पत्थर लुढ़क के यहाँ पर नीचे गुटिकाएँ जो आती रहती हैं, तो वो इस तरह से एक लेयर बना देता है। तो जब इस तरह से एक लेयर बना देता है तो यहाँ पर क्या होता है कि जो पर्वत से निकलने वाली जो सरिताएँ आती हैं यहाँ पर नीचे अंदर चली जाती हैं, छुप जाती हैं। ठीक है, तो ये क्षेत्र लगभग 8 से 16 किलोमीटर के बीच का होता है, जो पर्वत के गिरिपाद पे क्षेत्र होता है। तो इसको बोला जाता है भाबर। ठीक है, तो इसको बोला जाता है भाबर। तो यहाँ पर गुटिकाओं का एक निक्षेपण हो जाता है, मतलब बड़े बड़े ऐसे चौड़ी पट्टियां बन जाती है, इस तरह से पत्थर डिपोजिट हो जाते हैं। तो शिवालिक श्रेणी पड़ती है नीचे सबसे साउथ पे। तो शिवालिक की श्रेणी जब आएगी, जैसे नॉर्थ से साउथ है तो बृहद हिमालय, फिर लेसर हिमालय, फिर शिवालिक। तो शिवालिक के नीचे गिरिपाद पे जो गुटिकाएं पड़ती हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े जो पत्थर पड़ते हैं, उस पे जो 8 से 16 किलोमीटर का एक बेल्ट बनता है पत्थरों के द्वारा, तो उसको बोलते हैं भाबर। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि सरिताएं सब विलुप्त हो जाती हैं, छुप जाती हैं नीचे। तो इन पट्टियों के दक्षिण में अब क्या है कि ये चुप गई, तो इसके बाद वाला जो क्षेत्र पड़ता है, बाद वाला जो क्षेत्र पड़ता है, इसमें क्या होता है, और थोड़ा हल्का कर लेता हूं, तो बाद वाला जो क्षेत्र पड़ता है उसमें क्या होता है कि ये जो सरिताएं हैं नीचे से निकल के ऊपर आती हैं। ठीक है, तो इसी से इसका नाम पड़ता है तराई। ठीक है, तराई मतलब नीचे से निकल के ऊपर आती हैं। तो जब नीचे से ऊपर आती हैं तो ये जो क्षेत्र होता है ये बहुत ही संतृप्त होता है, पानी से मतलब सैचुरेटेड होता है। तो यहाँ पर दलदली क्षेत्र, ठीक है, बहुत सारा यहाँ पे वो दलदली क्षेत्र पाया जाता है और पानी की बहुत रिचनेस है यहाँ पर। अगर तुम एक फिट गड्ढा भी खोदोगे तो नीचे से पानी की सरिता निकल आएगी। ठीक है, तो ये क्षेत्र सबसे ज़्यादा पानी से संतृप्त होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ था कि जब पाकिस्तान से बंटवारा के टाइम पे बहुत सारे जो शरणार्थी आए थे तो उनको यहाँ पर बसाया गया था, ताकि वो यहाँ पर कृषि योग्य भूमि बनाकर अपना जीवन यापन कर सके। तो यहाँ पर बहुत सारे जंगलों को काट कर उनको बसाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी दुधवा जो नेशनल पार्क पड़ता है यूपी में, पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट के आसपास वहाँ पर, तो वहाँ पर तराई क्षेत्र सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो ये सबसे विशालतम जो है पुराने जड़ोल, अब देखो उत्तरी जो मैदान है वो विशालतम पुराने जड़ोल मिट्टी से बना हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, एक तो लाइन इसका भाबर का हो गया, दूसरा हो गया तराई का। फिर इसके बाद क्या होता है, जब नदी बहती है, जैसे ये नदी बह रही है, तो कुछ क्षेत्र ऐसा होता है जहाँ पर हमेशा बाढ़ आती रहती है और यहाँ से अवसाद उस पर डिपोजिट होते रहते हैं। तो जब उस पर डिपोजिट होते रहते हैं तो उसको बोलते हैं खादर। ठीक है, ये नवीन जुड़ोल है, मतलब बार बार बाढ़ आएगी, हर साल उसका रिन्यूअल होता रहता है। और जो पुराने हैं जिनसे मैदान बन गए पहले, वहाँ पर अब नदियों ने अपना रास्ता बदल दिया, तो उसको बोलते हैं बांगर। ठीक है, वो क्षेत्र होता है जहाँ पर पुरानी जड़ोल मिट्टी होती है। ठीक है, तो इसको भांगर भी लिखते हैं और बांगर भी लिखते हैं। ठीक है, जो पुराने जड़ोल है, जब जैसे मान लो कि नदी ऐसे बह रही है, ये नदी का वो है, तो इस यहाँ जो क्षेत्र पड़ेगा ये होगा बांगर। और यहाँ पर जो बिल्कुल नदी के पास वाला जो क्षेत्र होगा वो खादर है, क्योंकि जैसे बाढ़ आएगी तो यहीं पर ही अवसाद डिपोजिट होंगे। ठीक है, बहुत दूर तक नहीं जाएंगे। ठीक है, तो बाढ़ जो क्षेत्र होता है वहाँ पर नई मिट्टी, जो नई युवा निक्षेप का वो वहाँ पर निक्षेपण होता है, तो उसको बोलते हैं खादर। ठीक है, और जो पुराना वाला क्षेत्र होता है वहाँ पर चूनेदार कंकड़ भी पाए जाते हैं, तो इसको कंकड़ भी कहा जाता है स्थानीय भाषा में। ठीक, तो अभी जैसे मैंने ये बताया कि इसका जो खादर है उसका पुनर्नवीनीकरण भी होता रहता है। ठीक, अब तीसरे पार्ट पे आते हैं जो है प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय पठार जो है एक मेज की आकृति जैसा है। ठीक है, ऐसे करके उठा हुआ है, इस तरह का संरचना है। ठीक है, ये क्रिस्टली है और आग्नेय है, जैसे मैंने बताया कि ज्वालामुखी से बना हुआ है। ठीक, तो गोंडवाना भूमि के टूटने और उसके वहाँ के कारण ये बना हुआ है। ठीक है, तो इस वजह से ये प्राचीनतम है। ठीक है, गोंडवाना लाइन का भाग है। और यहाँ पर पठारी भाग में क्या है कि चौड़ी और छिछली घाटियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, छिछली क्योंकि वही पुराना क्षेत्र जो है कट कट के उसमें पहाड़ियाँ चिकनी हो गई हैं, गोलाकार हो गई हैं और छिछली हो गई हैं। ठीक है, अब इसमें भी 2 भाग होते हैं। ठीक है, जो प्रायद्वीपीय पठार है उसको भी 2 भागों में बांटा जाता है। तो इस तरह से है वो,
डायमंड शेप का थोड़ा सा बनता है। तो ये नर्मदा नदी जब यहाँ से बहती है तो नर्मदा नदी के जो ऊपर वाला क्षेत्र है इसको बोलते हैं मध्य उच्च भूमि, ठीक है, मिडिल हाईलैंड। और जो नीचे वाला क्षेत्र है इसको बोलते हैं दक्कन का पठार, ठीक है। तो नर्मदा नदी के ऊपर का जो भाग है उसको प्रायद्वीपीय पठार का, उसको बोलते हैं मालवा के पठार का अधिकांश। यहाँ पे जैसे एक मैंने यहाँ पे फिगर अटैच किया है, उसको थोड़ा सा देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ये यहाँ पर देखिए, तो ये जो क्षेत्र है, ठीक, ये मालवा का ये हमारा दक्कन का है और ये है मालवा का पठार। तो मालवा पठार में अब इसका ये वाला क्षेत्र जो है इसको बोलते हैं बुंदेलखंड प्लेट्यू, ये वाला, जहाँ पर झांसी और ग्वालियर और यूपी का कुछ क्षेत्र इधर आता है, ठीक है, महोबा और भी डिस्ट्रिक्ट आते हैं। उसके बाद ये बघेलखंड एक क्षेत्र पड़ता है। फिर यही जो आगे विस्तार हो जाता है छोटा नागपुर तो पड़ता है, और इसका एक छोटा सा विस्तार यहाँ पे शिलांग पठार पे भी है। यहाँ पर क्या हुआ था, ब्रेक हुआ, गैप हुआ, उसकी मालदा गैप यहाँ पे टूट जाता है बीच में ये, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर अवसादों से भर जाता है। तो इसके जो अवशेष हैं वो यहाँ पर दिखते हैं, इस एरिया में नहीं दिखते क्योंकि वो अवसादों से ढक गए हैं। तो इस एरिया पे उसको बोलते हैं मालदा गैप, ठीक है। जो अगर एक क्वेश्चन आएगा कि शिलांग के पठार को जो प्रायद्वीपीय पठार से कौन सा क्षेत्र अलग करता है, तो मालदा गैप है जो उसको अलग करता है, ठीक है। तो ये बुंदेलखंड और ये बघेलखंड और ये मालवा का पठार, ठीक। यहाँ पर आरावली पड़ता है, यहाँ विंध्या रेंज है, फिर यहाँ पर सतपुड़ा है, और फिर उसके बाद फिर नीचे नर्मदा और यहाँ पर ताप्ती, ठीक। तो कहाँ पे थे हम लोग, हाँ, तो मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार। तो नर्मदा नदी के उत्तर का जो भाग है प्रायद्वीपीय पठार, उसको मालवा के पठार के अधिकांश भाग है उसमें, तो उसको बोलते हैं मध्य उच्च भूमि, ठीक है। तो ये मध्य उच्च भूमि जो है वो विंध्य श्रृंखला, जो हमारा विंध्याचल है, विंध्य श्रृंखला के दक्षिण में सतपुड़ा है, और उत्तर पश्चिम में यहाँ पे आरावली है, ये आरावली हो गई, ये विंध्य श्रृंखला हो गई। और यहाँ पर ये विंध्य श्रृंखला के जो आगे रेंज है यहीं पर ये बुंदेलखंड, बघेलखंड, ठीक है, मालवा का पठार, ये सब जो है ये उच्च हाईलैंड, मध्य उच्च भूमि कहा जाता है, ठीक है। और ये आगे जाकर क्या होता है कि राजस्थान का जो रेतीला भाग है वहाँ पर बोली मिट्टी उसके नीचे चला जाता है, ठीक है। तो इस क्षेत्र में जो नदियाँ जो बहती हैं, जैसे चंबल है, सिंधु है, बेतवा है, केन है, तो ये जो है उत्तर पूर्व की तरफ बहती हैं, ठीक है। तो एक स्लोप बनता है यहाँ पर जो उत्तर पूर्व की तरफ बहता है, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे कि सारी नदियाँ ऐसे करके इस तरफ जा रही हैं, तो इस तरफ जा रही हैं, तो यहाँ पर उत्तर पूर्व की तरफ स्लोप बन रहा है, ठीक है। तो ये जो एरिया है यहाँ तक, ये पूरा जो है मध्य उच्च भूमि कहलाता है, ठीक है। तो इसके नीचे वाला भाग देखते हैं। तो इसके नीचे वाला भाग जो है जिसको बोलते हैं, ये मैंने ऑलरेडी कर दिया, इसके नीचे वाला भाग जो है हमारा दक्षिण का जो पठार है जिसको दक्कन पठार भी बोलते हैं, ये त्रिभुजाकार है, ठीक है, इस तरह से उल्टा त्रिभुज है, ठीक। तो उत्तर में इसके चौड़े भाग में सतपुड़ा है, उत्तर पे यहाँ पर सतपुड़ा है, और इसकी जो रेंज पड़ती है महादेव, कैमूर पहाड़ी और मैकाल की पहाड़ी, ठीक। तो वो भी यहाँ पे मैप पे देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर है ये। तो ये जैसे महादेव की पहाड़ी है, फिर ये मैकाल की पहाड़ी है ये वाली, और ये कैमूर की रेंज है, ठीक। तो ये यहाँ पर सतपुड़ा की श्रेणियां हैं जो आगे बढ़ती हैं, ठीक है। अब दक्षिण का पठार का जो पश्चिमी क्षेत्र है, जो पश्चिमी वाला क्षेत्र है ये ऊंचा है और पूर्व वाला क्षेत्र कम ढाल का है, तो स्लोप है इस तरह से, ठीक है, इस तरह का एक स्लोप है, ये पश्चिमी क्षेत्र है, ऐसे देखेंगे तो इस तरह से एक स्लोप बनता है यहाँ से पश्चिम क्षेत्र से पूर्व की ओर, ठीक। अब इसका जो उत्तरी पूर्वी भाग है, जैसे मैंने बताया कि शिलांग का पठार पड़ता है, तो उसको एक आगे एक नाम दिया गया है उत्तर कछार पहाड़ी, ये कार्बी एक्लोंग, ठीक है, और मेघालय भी इसको बोलते हैं। तो ये काफी आगे, ये जो भ्रंश है इसको बोलते हैं मालदा गैप, ठीक है, जो छोटा नागपुर पठार से अलग हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या है, 3 श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। जैसे मैंने बताया था कि ये जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है ये आगे यहाँ तक जाता है, तो यहाँ तक जाता है, तो यहाँ पर ये जो एरिया है इसको बोलते हैं मेघालय पठार या उत्तरी कछारी पहाड़ियाँ, ठीक। तो ये 3 पठारियाँ यहाँ पर आती हैं, गारो, खासी, जयंतिया, तीनों का अलग अलग नाम दिया गया है, और वहाँ पर इन्हीं नाम की ट्राइब भी रहती हैं, गारो ट्राइब, खासी ट्राइब, जयंतिया ट्राइब, उनके नाम से ही ये पहाड़ियों का नाम पड़ा, ठीक। तो इस तरह से ये तीनों श्रृंखलाएं यहाँ पर पाई जाती हैं। अब दक्षिण के जो पठार का जो पूर्वी और पश्चिमी सिरा है इसमें पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये जैसे ट्रायंगल है तो यहाँ पर पश्चिमी घाट पाया जाएगा, यहाँ पर पूर्वी घाट पाया जाएगा, ठीक है। इसमें जो दर्रे हैं उन दर्रों से आवागमन भी होता है। तो जैसे अगर यहाँ से देखेंगे तो ऊपर ये जो मुंबई वाला क्षेत्र पड़ता है यहाँ पर पड़ता है थाल घाट, इससे थोड़ा सा और नीचे पड़ेगा तो ये पड़ेगा भोर घाट, और फिर यहाँ पे केरल पे पड़ता है पाल घाट, ठीक है। तो इस तरह से उसकी आकृति है, ठीक। अब क्या है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, तो पश्चिमी घाट जो है वो पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचा है, ठीक। अब जैसे स्लोप है तो वैसे ही उसी के हिसाब से ये ऊंचा है, तो इस तरह से ये बनता है, और भी ऐसा है, ठीक है। तो इस तरह से स्लोप आता है, ये हमारा पश्चिमी घाट पड़ जाएगा, इधर ये पूर्वी घाट का क्षेत्र पड़ जाता है, ठीक है। तो एक्चुअली ये कोई पर्वत नहीं है, लेकिन इनकी जो ऊंचाई गहराई है इसकी जैसे लगते हैं कि ये पर्वत है, ठीक है। तो पूर्वी घाट के जो 600 मीटर की हाइट है, ठीक, और यहाँ पश्चिमी घाट जो है वो 900 से 1600 मीटर का है, और यहाँ पर जो पूर्वी घाट का है महानदी
घाटी से लेके दक्षिण में नीलगिरी तक, ठीक है। तो अगर ये इंडिया का ऐसा मैप देखेंगे तो यहाँ से लेके, यहाँ महानदी का डेल्टा है उड़ीसा में, तो यहाँ से लेके यहाँ तक नीलगिरी तक ये पूरा पूर्वी घाट बनता है, और यहाँ पर गुजरात से लेके नीचे केरल तमिलनाडु तक ये पश्चिमी घाट बनता है, ठीक। तो अब पूर्वी घाट सतत नहीं है, क्यों सतत नहीं है? क्योंकि यहाँ से जो पश्चिमी घाट से नदियाँ बहती हैं, ठीक है, वो जैसे कृष्णा है, गोदावरी है, ठीक, तो ये इसको बहुत काटती हैं, तो इतना काट देती हैं कि यहाँ पर सतत रह ही नहीं जा रहा है, ठीक है। तो नदियों के द्वारा कटाव होने के कारण इस एरिया में जो डेल्टाज बहुत बनते हैं और इनका पूरा सतत नहीं पाया जाता, जबकि ये जो है पश्चिमी घाट है ये बहुत सतत है, क्योंकि इसमें इसको काटने के लिए बहुत नदियाँ नहीं हैं। यहाँ पर नर्मदा ताप्ती हैं कुछ, और कुछ यहाँ पर केरल पे एक दो नदी हैं, छोटी नदियाँ हैं, बहुत बड़ी नदियाँ नहीं। तो यहाँ पर जो नदियाँ निकलती हैं वो बंगाल की खाड़ी, इधर अरब सागर में गिरती हैं, और इधर ये बंगाल की खाड़ी पे गिरती हैं, ठीक। दूसरा, पश्चिमी घाट पे क्या होता है कि जैसे इधर मानसून आता है तो यहाँ पर सीधे इस पश्चिमी घाट से टकराकर यहाँ पर पर्वतीय वर्षा करती है। तो पर्वतीय वर्षा, जैसे हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में पढ़ा था कि पर्वतीय वर्षा में क्या होता है कि जब यहाँ से पवनें ऊपर उठती हैं तो उठने के बाद यहाँ पर कंडेंसेशन होता है, फिर यहाँ पर बारिश हो जाती है, ठीक है। तो पर्वतीय वर्षा होती है पश्चिमी घाट में, और यहाँ पर क्या होता है, इधर से जब पैरेलल चली जाती है तो इधर इस तरह से वर्षा नहीं होती है, ठीक। तो पूर्वी घाट में वर्षा मानसून के टाइम पे कम होती है, और जो भी होती है थोड़ा बहुत लौटते मानसून के हिसाब से इसमें तमिलनाडु के पास होती है, ठीक। तो पश्चिमी घाट की जो ऊंचाई है उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। तो जैसे मान लो कि यहाँ पर हम गुजरात देखेंगे और यहाँ पर तमिलनाडु या केरल पे देखेंगे, तो यहाँ पर हाइट कम है, और जैसे जैसे हम नीचे आएंगे तो हाइट बढ़ती जाती है। तो जब हाइट नीचे बढ़ती जाएगी तो क्या होगा, यहाँ पर अवरोध जो है बढ़ता जाएगा, ऊपर से नीचे तक अवरोध बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर जो थोड़ा बहुत इस तरफ से बारिश होती है, इधर वृष्टि छाया क्षेत्र इधर बढ़ता जाएगा और इधर कम है, ठीक है। तो वृष्टि छाया क्षेत्र भी ऐसे बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हाइट ज़्यादा है तो कम हवा इधर क्रॉस होंगी, तो इधर वृष्टि छाया क्षेत्र बढ़ जाता है। लेकिन जब लौटता मानसून आता है तो इस एरिया में थोड़ा बहुत बारिश हो जाती है तमिलनाडु क्षेत्र पे, ठीक। तो अब जैसे यहाँ पर साउथ में हाइट ज़्यादा है, तो साउथ में हाइट ज़्यादा होने की वजह से क्या है कि जो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी, ठीक है, तो ये सबसे साउदर्न क्षेत्र में पड़ती है, ठीक है, 2695 मीटर की। उसके बाद दोदा बेटा यहाँ पर पड़ती है कर्नाटका के पास, और पूर्वी जो घाट है वहाँ पर महेंद्रगिरी जो है वो सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद पूर्वी घाट में और भी जो पहाड़ियाँ हैं, सेवराय और जायवदी, ठीक है, ये दो नाम है, सेवराय और जावदी। तो यहाँ पर सेवराय और जावदी ऐसे करके पड़ती हैं। तो यहाँ पर ये महेंद्रगिरी है, यहाँ की ऊंची चोटी, या नाईमड़ी जो है कार्डामम हिल्स में यहाँ पे पड़ती हैं। उसके बाद फिर दोदा बेटा यहाँ पर पड़ती है, ठीक। तो इस तरह से यहाँ पर चोटियाँ पाई जाती हैं पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में, ठीक। अब यहाँ पर एक क्या कहते हैं, पश्चिमी घाट के पास ये ऊटी नाम की एक जगह भी है, हिल स्टेशन है, कोडाईकनाल जो लेक भी है, ठीक है, ह्यूमन मेड, ठीक। अब दक्कन पठार में क्या होता है कि यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है, जिसको एक और नाम से जाना जाता है, जिसका नाम है रेगुर, ठीक है। क्योंकि ये काली क्यों होती है, काली ज्वालामुखी मिट्टी है, इस वजह से इसका रंग काला होता है। और उसके बाद क्या, ये सैल जो है अग्नि सैल से बनी हुई है। उसके बाद जब इनका कटाव होता है, कटाव होने के बाद अपर्दन से जब वो विस्तार होता है, उसका मिट्टी का बहुत जगह फैलाव होता है, तो एक काली मिट्टी की एक लेयर वहाँ पे बन गई, ठीक है। अब आरावली की पहाड़ी जो उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र पे पड़ती है, ठीक है, मतलब उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र पे ऊपर पड़ती है, तो उसमें क्या है कि आरावली बहुत पुरानी पहाड़ी है, लगातार अपर्दन और खंडित होने से वो बहुत पतली, मतलब लगभग अवशिष्ट पहाड़ी रह गई है, ठीक है। अब इसका विस्तार थोड़ा सा देखते हैं। तो यहाँ पे गुजरात पे एक जगह पड़ती है पालनपुर, यहाँ से लेकर दिल्ली के मजनू के टीले तक इसका विस्तार पड़ता है आरावली पहाड़ी का, ठीक। अब भारतीय जो मरुस्थल है, भारतीय मरुस्थल क्या है कि आरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर है, ठीक है, थार का मरुस्थल जो पड़ता है। तो जैसे यहाँ पे आरावली पहाड़ी है और यहाँ पर कच्छ से लेके फिर इधर राजस्थान शुरू हो जाता है, तो ये जो क्षेत्र पड़ता है ये थार का मरुस्थल आता है, ये आरावली पहाड़ी, ठीक है। तो यहाँ पर 15 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है प्रति वर्ष, या 150 मिलीमीटर से कम वर्षा होती है, ठीक है। यहाँ पे बालू के टिब्बे पाए जाते हैं, इस तरह से रेत हवा के साथ जब उड़ती है तो इस तरह से फॉर्मेशन करती है, ठीक है। तो बालू के टिब्बे जिसको बरखान भी कहते हैं, ठीक है, अर्धचंद्राकार होते हैं ये। और यहाँ पर क्या होता है कि जब बारिश होती है तभी कुछ सरिताएं यहाँ पर दिखती हैं, ठीक है, नदी की थोड़े बहुत सरिताएं यहाँ पर दिखती हैं, अन्यथा वो बालू में ही विलीन हो जाती हैं। तो यहाँ पर केवल एक ही नदी आपको दिखती है, लूनी जिसका नाम है, जो भी कच्छ के रण पे जाकर विलीन हो जाती है, खत्म हो जाती है, समुद्र तक नहीं पहुँचती, ठीक। तो इस तरह से यहाँ पर मरुस्थल हमारा पाया जाता है इंडिया में। अब तटीय मैदानों के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो प्रायद्वीपीय पठार जैसे है यहाँ पर, प्रायद्वीपीय पठार के बाद जो यहाँ पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पड़ता है, तो पश्चिमी घाट से और तट के बीच का जो मैदान होता है उसको बोलते हैं तटीय मैदान, ठीक है। तो इसको पश्चिमी घाट के नाम से इसको बोलते हैं पश्चिमी मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान, ये पूर्वी तटीय मैदान, ठीक है। तो पट्टियाँ पाई जाती हैं यहाँ पर, तो ये संकीर्ण जो पट्टियाँ हैं ये तटीय मैदान कहलाता है। तो पश्चिम में अरब सागर से लेके पूर्व में, यहाँ से अरब सागर से लेके पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक पूरा ये तटीय मैदान पाया जाता है, ठीक है। तो पश्चिमी तट पश्चिमी घाट या अरब सागर के बीच में है, और पूर्वी तट
जो पूर्वी घाट है और बंगाल की खाड़ी के बीच में। ठीक है, अब पश्चिमी तट जो है उसको भी 3 क्षेत्रों में, 3 भागों में बांटा जाता है। तो जैसे यहाँ पर मैंने बनाया है, तो ये हमारे पश्चिमी तटीय मैदान है, तो इसको 3 भागों में बांटा जाता है। यहाँ पर 16 डिग्री का जो अक्षांश है वहाँ से ऐसे देखा जाता है, 16 डिग्री से लेकर ऊपर यहाँ तक गुजरात तक ये जो क्षेत्र पड़ता है इसको बोलते हैं कोंकण। और यहाँ से जो नीचे वाला क्षेत्र पड़ता है इसको बोलते हैं कन्नड़ और कनारा। ठीक है, दो नाम है, कनारा तटीय मैदान भी उसको बोलते हैं, और नीचे वाला जो क्षेत्र केरल पे पड़ता है उसको बोलते हैं मालाबार तट। ठीक है, तो इस तरह से इस तट का 3 नाम है। ठीक है, और फिर ये अगर पूर्वी घाट को देखेंगे तो यहाँ तक आंध्रा तक, आंध्रा से तमिलनाडु इसको बोलते हैं कोरामंडल तट, और यहाँ से लेके पूरा उड़ीसा और पश्चिम बंगाल तक इसको बोलते हैं उत्तरी सरकार तट। ठीक है, तो पूर्वी घाट के 2 हिस्से हैं, एक कोरोमंडल एक उत्तरी सरकार, और पश्चिमी घाट के 3 हिस्से हैं, कोंकण, कनारा और मालाबार। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि नॉर्थ से साउथ लगाएं या साउथ से नॉर्थ लगाएं, ऐसा करके आ सकता है। ठीक है, तो अभी इसमें देखिए तटीय मैदान हमने देखा, तटीय मैदान में अब कोरोमंडल, हाँ अभी देखो कोरोमंडल तट जो पूर्वी तट है, जैसे कि मैंने बोला कि यहाँ पे बड़ी नदियाँ हैं, तो बड़ी नदियाँ कौन सी है, महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, तो विशाल डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक है, और महानदी तट के पास एक लेक भी है हमारी, जिसको चिल्का लेक बोलते हैं। ये इंडिया की और एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। ठीक है, एक लाइगून है ये। ठीक है, भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। ठीक, उड़ीसा में महानदी डेल्टा के दक्षिण में पाई जाती है। ठीक है, अब द्वीप समूह के बारे में देखते हैं। तो इंडिया का जैसे मैप हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर एक लक्षद्वीप द्वीप समूह पड़ता है और यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह पड़ता है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह मुख्यतः 2 ग्रुप में पाया जाता है, ऊपरी वाले को बोलते हैं अंडमान, नीचे वाले को बोलते हैं निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, अब लास्ट क्लास में मैंने बताया था इनके बीच में कौन कौन से चैनल्स आते हैं, 8 डिग्री 9 डिग्री चैनल्स, अगर याद नहीं है तो आप लास्ट क्लास को दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है कि यहीं पे पास में हमारा एक इकलौता जो एक्टिव ज्वालामुखी है, बैरन आइलैंड्स पड़ता है। ठीक है, इंडिया का, वो उत्तरी अंडमान के नज़दीक है। ठीक है, अब अंडमान में भी इसको भी 3 भागों में बांटा जाता है, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और एक लिटिल अंडमान। ठीक है, और इसके बाद निकोबार समूह है। ठीक, अब इसमें जो द्वीप समूह है यहाँ पर बड़ी संख्या में द्वीप बिखरे हुए हैं, बहुत सारे। ठीक है, और जो हमारा लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप में देखो पुराना इनको देख लेते हैं, लक्षद्वीप में क्या है इसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लक्षद्वीप जो है एटॉल से, प्रवाल से मिलकर बना हुआ। ठीक है, मालाबार तट से बहुत पास है, बहुत दूर नहीं है वहाँ से, केरल से बहुत पास में है। और इसमें इनको पहले जो है, पहले इनके 3 अलग अलग नाम थे, एक लकाद्वीप, मिनिकॉय और इमिनी द्वीप। ठीक है, लकाद्वीप, मिनिकॉय और इमिनी द्वीप, इनके नाम से इनको जाना जाता था। 1973 में इनका एक नाम कर दिया गया लक्षद्वीप। ठीक है, और ये 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे क्षेत्र में फैला है। ठीक है, ये वहाँ का एक द्वीप दिखाया गया, 32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पे फैला हुआ है। कवरत्ती जो एक द्वीप है वो यहाँ की प्रशासनिक कैपिटल मानी जाती है, वहीं से इसका प्रशासन चलता है। ठीक है, अब इस द्वीप में क्या है कि पादप जीव जंतु के बहुत से प्रकार पाए जाते हैं, और यहाँ पर एक पिटली द्वीप है, ये भी इंपॉर्टेंट है। पिटली द्वीप जहाँ पर मनुष्यों का निवास नहीं पाया जाता है, वो एक पक्षी अभयारण्य। ठीक, अब प्रवाल द्वीप बोला है, तो प्रवाल क्या होते हैं, तो प्रवाल क्या होता है कि बेसिकली छोटे जीव होते हैं, समुद्री सूक्ष्म जीव होते हैं, पॉलिप जिनको बोला जाता है। वो एक जो कैल्शियम कार्बोनेट के सेल में रहते हैं, तो इनका पूरा एक कॉलोनी रहता है। तो जैसे ये अंदर से मर गया तो इसके ऊपर फिर दूसरा बन जाता है, फिर इसके ऊपर ऐसे बन के ये कॉलोनी अपनी बना लेते हैं, जैसे मरते जाते हैं उसके ऊपर दूसरा बनता जाता है, तो इस तरह से ये फॉर्मेशन इनका होता है। तो ये क्या करते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट का इनका स्राव होता रहता है, उनके ऊपर जो जूझ एंथली है उससे इनका खाना पीना चलता रहता है। तो इनके लिए क्या होता है, छिछला तट होना चाहिए, और हल्का सा इनका जो टेम्परेचर है उसका मेंटेन होना चाहिए, पानी बहुत गर्म और बहुत ठंडा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो एक सूटेबल टेम्परेचर होने के साथ इनका जो ग्रोथ होती है। ठीक है, अब ये लगभग 3 तरह की होती हैं। एक जैसे मान लो एक तट है, तो इस तट के किनारे पहले पैचेज में ऐसे बनेगी। ठीक, पैचेज होने के बाद फिर जब धीरे धीरे ये ग्रो करती हैं तो एक बैरियर सा बन जाती है, फिर ऐसे लंबा एक बैरियर बन जाएगा। ठीक, तो ये बैरियर इससे कहते हैं कि ये समुद्री जो तेज तरंगे होती हैं उनको रोकने का काम करती हैं, ताकि तटीय क्षेत्र की अवसंरचनाएं जो है डैमेज ना हो, जैसे ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ है। ठीक, उसके बाद फिर ये जब मान लो कोई आइलैंड के चारों तरफ बनती है, तो जैसे ये आइलैंड है इसके चारों तरफ बनी, ठीक है, ऐसे चारों तरफ बनी, उसके बाद फिर धीरे धीरे करके पूरा आइलैंड को ढक लेती हैं। उसके बाद यहाँ पर भी अवसादों के डिपोजिशन होने के बाद ये पूरा एक आइलैंड बन जाता है। ठीक, तो इसको बोलते हैं अटॉल। ठीक है, तो ये एक और तरीके की प्रवाल भित्ति होती है। तो एक हो गई पैच वाली, ठीक है, तटीय प्रवाल भित्ति इसको बोलेंगे, एक प्रवाल रुदिका हो गई, और एक वलय द्वीप वाला हो गया। ठीक है, इसको अटॉल कहा जाता है। तो इस तरह से 3 शेप बनते हैं, प्रवाल, वलय द्वीप, गोलाकार, हॉर्सशू मतलब ऐसे करके टाइप बनता है। ठीक है, तो इस तरह से 3 प्रवाल की भित्तियां मुख्यतः पाई जाती हैं। ठीक, ये ऑलरेडी मैंने बता दिया। अब इसमें क्या है कि इन द्वीप समूह में जो पाए जाने वाले जो जंतु हैं, पादप हैं, वो बहुत अधिक विविधता वाले हैं, क्योंकि क्या है कि ये विषुवत रेखा से बहुत नज़दीक है। तो विषुवत रेखा से नज़दीक होने के कारण यहाँ पर जलवायु की जो विविधता है वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है। यहाँ पर घने जंगल पाए जाते हैं, सदाबहारी जंगल पाए जाते हैं। ठीक है,
और ये तो मैंने बताया कि सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार के पास है, बैरन द्वीप के नाम से। तो इंडिया में जो विभिन्न जो विशेषताएं पाई जाती हैं वो एक दूसरे की पूरक हैं, ठीक है। अगर हम देखें तो उत्तरी का मैदान, जो उत्तरी हमारा जो उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र है, वहाँ से क्या होता है, सरिताएं निकलती हैं, तो एक जल का स्रोत है। यहाँ पर जो हिमानियाँ हैं वो पिघल कर जो है वो जल का स्रोत बनती हैं, ठीक है। उनसे नदियों को दोबारा मतलब पानी मिलता रहता है, बरसात से पानी मिलता रहता है, क्योंकि पौने मानसून की पौने उनसे टकरा कर वहाँ पे वर्षा करती हैं। वनों के भी मुख्य स्रोत हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा घने वन अगर देखें पर्वतीय वन वहाँ पे पाए जाते हैं। उत्तरी मैदान जो है हमारा वो उपजाऊ जड़ोल मिट्टी से बना हुआ है, तो वो एक अन्न का भंडार है, और इसकी वजह से वहाँ पर जो प्राचीन जो है वो सभ्यताओं का निवास हुआ वहाँ पर, ठीक है। प्राचीन सभ्यताओं के निवास होने की वजह से वो एक हमारी धरोहर है, ठीक है। पठारी क्षेत्र जो है वहाँ पर खनिजों का भंडार है, जिसके कारण हमारा जो देश का औद्योगिकरण या इंडस्ट्रियल क्षेत्र को हेल्प मिलता है। तटीय क्षेत्र में मत्स्य होने के कारण या पोर्ट एक्टिविटी होने के कारण वो हमारे लिए उपयुक्त है। तो इस तरह से जो भारत की जो विभिन्न जो भौतिक आकृतियां हैं वो अपनी विशेषताओं के कारण उपयोग में आती हैं, ठीक है, और एक दूसरे को पूरक हैं, ठीक, एक दूसरे का उनको मदद मिलती है, ठीक। तो इस तरह से ये चैप्टर समाप्त होता है और पूरा का पूरा फैक्चुअल है, जैसे आप लोगों को समझ में आया ही होगा, पूरा फैक्चुअल है, तो आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। तो एक अब जैसे एग्जांपल यहाँ पे क्वेश्चन है एमसीक्यू, इनको देख लेते हैं। तो एक स्थलीय भाग जो तीन ओर से, जैसे ये क्षेत्र है तो और तीनों यहाँ से तीनों तरफ पानी है, तो उसको बोलते हैं प्रायद्वीप, ठीक है। भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले जो पर्वतीय का संयुक्त क्षेत्र है उसको बोलते हैं पूर्वांचल। गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तटीय पट्टी, ठीक है, गोवा के दक्षिण वाला उसको बोलते हैं कन्नड़, ठीक है, ये कनारा, ठीक है। गोवा वाला जो है उसको कोंकण बोलेंगे। तो पूर्वी तट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, महेंद्रगिरी, ठीक है। अनाईमुड़ी है पश्चिमी तट का, ठीक। अब ये तो इतना डिटेल में मैंने किया है कि आप इनको आंसर अपने आप दे सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ और मुझे बतानी थी कि अंडमान निकोबार जो है उसको ये माना जाता है कि हिमालय जब यहाँ से साउथ से ऐसे टर्न लेता है दिहांग के बाद, जब वो हिमालय दक्षिण की तरफ मुड़ता है, तो माना जाता है कि हिमालय की जो पर्वतीय श्रृंखला का जो अंदर समुद्र के अंदर का विस्तार है वही छोटे छोटे द्वीप के रूप में अंडमान निकोबार निकल के बाहर आया, ठीक है। तो इस तरह से ये चैप्टर समाप्त होता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।